आपका फर्स्ट वीडियो एल्बम जो है उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक नए से लड़के के लिए एक नया ख्वाब और उसको फिर सच करने की कोशिशें। एक क्रिएटिविटी माइंड जो होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें सोच करके एक बंदा चलता है कि मैं ये दिखा दूंगा, ये दिखा दूंगा, ये भी कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मेरी बहुत सारी कोशिश रही है कि मैं इसमें बहुत से ऐसे शॉट्स दिखा दूँ जो शायद एक आम से लड़के के लिए बस एक सिंगल कैमरे से लेना मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश किया है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, और हमारी और टीम ने हर चीज़ को इसको अच्छे से करने की कोशिश की है। अगर आप कहते हो कि आपका फर्स्ट वीडियो है, फिर आपको किसने ज़्यादा मोटिवेट किया और आपने अपनी टीम कैसे अरेंज की? मोटिवेट किया एक उस ख्याल ने, मोटिवेट किया एक वो जज्बा ने जो एक शहर और गांव के बीच में जो फ़र्क पैदा करती है, उस धारणा को मिटाने के लिए उस चीज़ ने मोटिवेट किया। कहीं कहीं दिल में होता था कि यार मैं बलरामपुर से हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू द दिल्ली, मुंबई एंड लखनऊ इज़ वेरी लोएस्ट अमाउंट सिटी। सो एक ख़्याल आता था कि अगर मैं बलरामपुर से हूँ या एक गांव का लड़का हूँ, बच्चा हूँ, तो क्या मैं नहीं कर सकता ऐसा? क्या ये जो सिल्वर टैक्स होते हैं यूट्यूब के, गोल्डन टैक्स होते हैं, क्या बस शहरों के लिए ही बने हैं? तो एक ख़्याल होता था, एक क्रिएटिविटी माइंड होता था कि मैं भी कुछ कवर सॉन्ग्स करूं और मैं भी ऐसी चीज़ें करूं जो शायद किसी गांव के बंदे के लिए पॉसिबल नहीं, वो भी विदाउट ए टीम पॉसिबल नहीं। सो मोटिवेट उस लहजे ने किया जिसको देख करके लगता था कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, और कुछ बनने की ख्वाहिश थी, और अपनी टीम को अरेंज किया और बनाया मैंने वीडियो, पहला एल्बम अपना। फिर अगर आपका जवाब देखा जाए तो ये आपका ख्वाब था जो आप साकार कर रहे हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन है, फिर आपका ख्वाब जो है आप साकार कर रहे हैं। ख्वाब ही तो है। एक होता है ना कि इंसान ख्वाब नहीं देखता तो फिर वो करता क्या है? मेरे भाई, एक ख्वाब होते हैं जो नींद के बाद आते हैं, और एक ख्वाब होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मैं जो ख्वाब देखता हूँ वो यकीनन मुझे सोने नहीं देते। मेरे बहुत सारे चैट्स ऐसे पड़े होते हैं, या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अजीज़ होते हैं, वो कहते हैं नाइट में ऑनलाइन रहते हो लेकिन तुम रिप्ले नहीं देते हो। तो रिप्ले क्यों नहीं देते हो? कहाँ बिज़ी रहते हो? लॉकडाउन में भी बिज़ी रहते हो, कहाँ रहते हो? उनको क्या पता है यार कि एक ऐसा ख्वाब देख रहा हूँ मैं, एक ऐसा ख्वाब देख रहा हूँ जो मन करो। उनको नहीं पता होता है कि भाई मैं बिज़ी नहीं हूँ, कहीं बिज़ी नहीं हूँ। वो एक ऐसा ख्वाब देख रहा हूँ जो सोने नहीं दे रहा है बार बार। लगभग 3 से 4 बज जाते हैं वो ख्वाब को देखने में और पूरे करने की क्रिएटिव में कि होगा कैसे, कंप्लीट कैसे होगा। इसी लहजे में सारी के सारे पूरी की पूरी नाइट बीत जाती है, और ये ख्वाब तो एक समझ लीजिए ख्वाब ही है जो पूरा करने की कोशिश हो रही है। और वो ख्वाब भी क्या जिनको पूरा करने के लिए आप में गट्स ना हो, वो ख्वाब भी क्या जो आप देख लें और उसको पूरा कर पाने का जज्बा ना रखें। शूटिंग को लेकर पूछे तो क्या क्या प्लेस थे? शूटिंग को लेकर पूछे तो क्या क्या प्लेस थे इज़ अ थर्ड क्वेश्चन। प्लेसेस हमने बहुत सारे सोचे हैं, उम्मीद से ज़्यादा तक कि मैं 100 सारी चीज़ें दिखा दूं, और बहुत सारी चीज़ इसमें मैं बहुत सारे सिटीज़ दिखा दूं, लेकिन हमारे शहर बलरामपुर में कुछ ऐसे प्लेस थे जो मैंने शूट किए इसमें, जैसे MLK PG कॉलेज था, और एक मॉल का हम लोगों ने शूट किया इसमें MLK PG कॉलेज के बाद, और विमला विक्रम कॉलेज जो पचपड़वा में है वहाँ पे शूट किया। इसके बाद मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि इसको और भी अच्छे जगहों पर प्लेस किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, इसमें और अच्छे शॉट्स दिखाया जाए। तो हम लोग अपने हैसियत के मुताबिक या हम लोग अपने एवरेज के मुताबिक हम लोगों ने लखनऊ BBD यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किया। वहाँ पे कॉलेज की डीन से बात की, वहाँ पे एक सर हैं रिजवे सर, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि बेटा आप आराम से शूटिंग कर सकते हो हमारे कॉलेज में। तो उन्होंने वो कैंपस हम लोगों के लिए पूरा का पूरा एक पास बना दिया कि आप जहाँ चाहे शूटिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने BBD का भी दिखाया उसमें,
एंड इस तरह से बीपीडी हो गया एंड बलरामपुर के कुछ प्लेसेस हो गए एंड पचपड़वा में एक वीवीएम कॉलेज है, वहाँ पे हम लोगों ने शूटिंग किया इसकी। आपने शूटिंग क्राइटेरिया को देखते हुए लग रहा है आप पहले से शूट सीखना कम सिखाना ज़्यादा था। हर चीज़ एबल, कोई जुगाड़ी काम नहीं, प्री से पोस्ट तक अलग है, सिस्टमेटिक लेवल वर्क पर था। फिर कैसे हम माने कि आपका पहला वर्क एक्सपीरियंस है? वर्क का एक्सपीरियंस होना बहुत पहले से वर्क करने के लिए एक होता है ना कि बंदे के तजुर्बे को देखने के लिए उसके पहले के वर्क्स नहीं देखे जाते, उसकी ज़िंदगी के जो लम्हात गुजरते होते हैं वो देखा जाता है कि बंदा किस दौर से होते हुआ है। शायद ये भी कह लीजिए कि उन बहुत सारी परेशानियों ने सिखा दिया, एक्सपीरियंस करा दिया। लाइफ से जुड़े ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, प्राइवेट्स हैं, जिनकी तकलीफ़ें ऐसी थी या जिनके बहुत सारे ऐसे सिचुएशन रहे हैं जिनको मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। उन सारी चीज़ों से सीखने का मौका मिला कि हाँ, एक बंदा क्या कर सकता है। हम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं है, ना हम लोगों को किसी ने कुछ बताया है जब हम लोग पहले से शूटिंग पे थे। ये एक एक्सपीरियंस था, ये एक सोचने का तजुर्बा था, ये मैंने अपनी सीखा। अपने जो रातों में जो थिंकिंग होती है, एक यूट्यूब का जो क्रिएटर होता है, एक माइंड चला करता है कि बंदा क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, उसी में जो गलतियाँ होती है उसको उसी में मैं सही करता एंड फिर उसको रियल पर्दे पे या रियलिस्टिक लाइफ में मैं उतारने की कोशिश करता। और आपकी दुआओं से, आप सब की दुआओं से ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि ये पहला एक्सपीरियंस था या पहला वर्क था। फिर भी अगर कुछ कमियां हो जाए कहीं तो आप बताएं ज़रूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। आपने कभी इससे पहले कभी किसी एल्बम या किसी भी तरह के शूट को अटेंड किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पहले कभी मौका ही नहीं मिला कहीं, या इसके पहले कभी ऐसे लोग नहीं मिले जो बता सकें कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको एल्बम रिलीज़ करनी चाहिए, बनाना चाहिए, सिंगिंग करनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। ऐसे लोग कभी नहीं मिले। हमेशा मिलने वाले इंसानों में मेरे पास सिर्फ डिमोटिवेटेड लोग मिलते, जो खुद भी लाइफ से हारे हुए होते, थके हुए होते, और स्पीच जो देते वो भी एकदम थकी सी देते, हारे हुए से देते, जिसको सुन करके डिमोटिवेट हुआ है। तो इसके पहले कभी भी कोई शूटिंग या कहीं भी किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं बना हूँ मैं। ये मेरा पहला वर्क था और पहला एक्सपीरियंस था जो बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच आने जा रहा है। आपका YouTube चैनल है अरमान रज़ा बलरामपुरी साहब। तो साहब ये बताइए, एक चैनल से एक सोशल मीडिया के अलावा कोई मुकाम आपको खुद के लिए दिखता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। आपकी YouTube चैनल नेम है अरमान रज़ा बलरामपुरी। तो ये बताइए कि एक चैनल से एक सोशल मीडिया के अलावा कोई मुकाम आपको खुद के लिए दिखता है? कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अपने आप को संवार सकूँ, अपने आप को कुछ बना सकूँ, अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में ले जा सकूँ जिन्हें यूट्यूबर्स कहते हैं। मीन्स क्रिएटिविटी जिनके माइंड में चला करती है, उनसे कंपेयरिंग करने के लिए वह कोशिश है। और इसके ज़रिए एक अलग मुकाम जो दिखता है मुझे इन फ्यूचर, अगर आप लोगों की दुआ से सक्सेसफुल रहा तो आई होप कि मैं इससे भी ज़्यादा बेटर और इससे भी ज़्यादा अच्छा और इससे बहुत लाख दर्जे अच्छा मैं आप लोगों के लिए कुछ दे सकूं, तो खुदा ने मुझे बख्शा है एज ए एंटरटेनर। इसके अलावा एक मुकाम जो इससे इज़्ज़त हासिल हो, या इस यूट्यूब को बनाने के बाद का जो फीडबैक आता हो, इससे एक सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए, एक अपनी पहचान बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं और हमारी टीम मिलकर कर रही है, जिससे मेरा भी और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका भी फ्यूचर आगे बन सके, उनको एक पहचान मिल सके, उनको एक नई राह मिल सके जिससे उनकी ज़िंदगी बसर करने में हेल्प हो सके। आपका कंप्लीट एल्बम पीस फॉर ऑल या अरबिक एल्बम जो ओरिजिनल है, आई थिंक मेहर जैन का है। तो ये अरमान भाई, आपने जब इतना सिस्टमेटिक वे में वर्क या शूट डिफरेंट प्लेस में रिकॉर्डिंग, मेन सर से पैर तक सारे इंतजाम ओरिजिनल, फिर ये क्यों, ऐसा क्यों कि म्यूज़िक एल्बम जो है ओरिजिनल क्यों नहीं?
क्योंकि देखिए भाई, किसी भी एक प्री बंदे के लिए जो एक पहला बंदा स्टार्टिंग करता है, वो पहले अपनी फील्ड बनाता है। मैंने देखा है बहुत से बाज़ मौक़ों पर कि बहुत से लोग कवर सॉन्ग का जो है वो ओरिजिनल सॉन्ग उठा लेते हैं। तमामन मैंने ऐसे देखे हुए हैं कि जो बंदे उसका एल्बम कवर करते हैं लेकिन ओरिजिनल सॉन्ग उठा लेते हैं। आपका ये सवाल गलत है कि मैंने महर जैन की ही ली है। मैंने इस पर अपनी वॉइस दी है, मैंने उनकी म्यूज़िक ली है सिर्फ, और इस पर मैंने अपनी वॉइस खुद की रियल वॉइस दी है और ख़ुद की आवाज़ में मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। और मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड करने के जो हालात थे, ये रिकॉर्ड मैंने 4 बार में कंप्लीट किया है। पहली बार में पूरा का पूरा डम, दूसरी बार में बारिश, तीसरी बार में तरह तरह की, मतलब बहुत सारी इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं। तो ये जो सॉन्ग है पीस फॉर ऑल, सलाम या नबी सलाम अलैकुम, इसको सिर्फ मैंने म्यूज़िक महर जैन की ली है। इस पर मैंने अपनी वॉइस दी है और इसमें अपना सारा कुछ जो मैं अपना दे सकता था मैंने किया है। जो एक बंदे की यूँ कह लीजिए, जो कोई एक बंदे के जो हस्बे औकात होता है या एक बंदे की जो जहाँ तक पहुँच हो रही है, पहली बार में एक बंदा जितना तक पहुँच पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी कवर कर ली हैं सिर्फ म्यूज़िक को छोड़ करके। और आई होप कि अगली बार कुछ आपके बीच में लाऊं तो उसमें म्यूज़िक भी अपना ही हो, किसी और का नहीं हो। क्या आपको वर्क के तल्लुक़ से किसी क्या आपको वर्क के ताल्लुक़ किसी मशहूर से, या आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आपका गॉडफादर। एक कोई मुंबई में बंदा जाए और उसको रास्ते में घूमते हुए कोई करण जौहर मिल जाए, सलमान खान मिल जाए, या ऐसे लोग मिल जाए जो बोले हाँ बंदा तुझमें टैलेंट दिख रहा है, चल मैं तेरे को कुछ बना देता हूँ। या ऐसी इंडस्ट्री में घूम रहा हो बंदा, रोड पे घूम रहा हो, जिसको साइड में ले जा करके या उनके पास चल करके कोई म्यूज़िक डायरेक्टर आ जाए, मुझे तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगी, मुझे तुम्हारा अंदाज़ अच्छा लगा, आवाज़ अच्छी है, चलो मैं तुम्हें सिंगर बना देता हूँ। ये करने के लिए ऐसी प्लेसेस पे जाना ज़रूरी होता है या वहाँ तक पहुँचना चाहिए। लेकिन मैं अपनी जहाँ तक बात करूँ, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि आपका कोई गॉडफादर है, मुझे अपनी सिटी से निकलने का वक्त ही नहीं मिलता। मुझे अपनी सिटी, या यूँ कहें कि कभी मौका ही नहीं मिला। मेरी एक उड़ान जो है बलरामपुर, लखनऊ, इनके बीच सिमट सी रही है, इनके बीच में ही मैं रह रहा हूँ। जो बंदे हमसे मिल रहे हैं वो खुद हमसे मोटिवेट हो रहे हैं, ना कि हमको कोई वो चांस दे दें कि मैं आगे बढ़ूं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे साथ आ रही हैं। तो यूँ कह लीजिए कि गॉडफादर कोई नहीं है। गॉडफादर मेरा सिर्फ मेरी थिंक है, मेरी क्रिएटिविटी है, मेरा जज्बा है, मेरा जुनून है, जिसको मैं अपना गॉडफादर मानता हूँ। उसके सहारे मैं अपने काम करता हूँ। कभी मैंने कुछ करने के लिए सोचा तो ये नहीं सोचा कि इसके लिए इस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी या एक किसी अच्छे डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी भी टीम है लेकर के हम सभी हमसे ही मोटिवेट होते हैं और उसके बाद जो बताया जाता है उसको बहुत अच्छे से करते हैं। क्या कभी आपको लगता है कि आपकी कामयाबी की सीढ़ी छूट रही है? कामयाबी की सीढ़ी मैं बता दूं आपको कि 2014 के बाद जब मैंने इंटर क्रॉस किया, मतलब इंटर पास आउट मैंने किया, तो मेरे अम्मी अब्बू का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और इसके लिए उन्होंने मुझे नीट प्रिपरेशन करने के लिए भेजा। वहाँ पे मैंने मेहनत की और लगातार मैंने स्टडी अपनी कंप्लीट की, जारी रखी कि मैं किसी तरह उनका सपना पूरा कर सकूं, बट नहीं हो पाया। जो सोचा था वो नहीं हो पाया, मैं डॉक्टर नहीं बन सका। फिर मैंने सोचा यार कि एक जज्बा रहता था दिल में कि कुछ तो बनना है, मतलब कामयाब बनना है किसी भी तरीके से। फिर इस डॉक्टर को बनने के लिए जो कोशिशें मैंने की है, मैं और मेरा दोस्त परवेज़ साथ में रहता था मेरे। भोपाल से इंदौर तक का सफ़र, BUMS, MBBS, BMS के एडमिशन्स,
बिफॉर्मा डिफॉर्मा हर जगह अप्लाई कर देना। उस वक्त लगता था कि हाँ कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, एक निराशा होती थी हर जगह से, सिर्फ और सिर्फ निराशा मिलती थी, लगता था कि मैं छूट रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामलात आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिसमें लगा कि हाँ यहाँ से कामयाबी की सीढ़ी छूट रही है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक दिल में अंदर एक एहसास होता है, एक ख्वाब सा जो जगह होता है ना कि भाई अरमान ऐसे इतने के लिए नहीं बने हो तुम, और आगे जाने के लिए बने हो, तुमसे हो सकता है, तुम करो तो। इसको ले करके एक जो जज्बा पैदा होता, उसकी वजह से तमाम ऐसे जगहों पर लगता कि कामयाबी की सीढ़ी छूट रही है। हमारी शूटिंग के वक्त हमको जब पचपड़वा में जाना था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कार थी और हमारे टीम के मेंबर ज़्यादा थे। एक वो आ नहीं पा रहे थे उसमें कि सब लोग बैठ करके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लोग बैठ जाएंगे एक गाड़ी में, और हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिसकी वजह से मैं अपनी टीम को वहाँ पे पहुँचा सकूँ जहाँ पे मेरी शूट होनी थी। हमारी शूटिंग की टाइमिंग थी 8 बजे हमको लोकेशन पे पहुँच जाना है, और गाड़ी के इंतज़ार में हम लोग खड़े कम से कम मेरी सिटी में 1 बज गया, लेकिन नहीं मिला। बहुत सारी मैंने कोशिशें की कि डबल गाड़ी का इंतज़ाम हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। वहाँ लगा था कि कामयाबी छूट रही है, क्योंकि वहाँ तक मैं पहुँचाऊँगा नहीं तो फिर जाएंगे कैसे, अरेंजमेंट कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे जगह थे जिनको परमिशन नहीं मिली, वहाँ लगा कि कामयाबी की सीढ़ी छूट रही है। मेरे तमाम प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें अगर मैं एक बता दूं आपको, पता नहीं क्या साथ होता रहता है कि अगर मेरे 20 प्रोग्राम्स हैं तो 20 प्रोग्राम्स में से 18 प्रोग्राम्स में पानी ज़रूर बरसेगा। मुझे पता नहीं क्यों होता है। तो कभी कभी एक होता है कि स्टेज पे एंट्री करने वाला हूँ और बादल घिर गए, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, वहाँ लगता है कामयाबी की सीढ़ी छूट रही है। लेकिन एक हौसला होता है, दिल में जज्बा होता है कि चढ़, कोई बात नहीं, छूटने दो, मैं अपनी सीढ़ी लगा दूँगा, मैं चढ़ूँगा, आप लोगों की दुआओं से चढ़ूँगा। सेकंड लास्ट आपका एल्बम कब तक व्यूवर्स को देखने को मिलेगा, और जो इससे पहले की डेट्स थी वो क्यों डिले हुई? वो इसलिए डिले हो गई क्योंकि बीच में चले मैं आपको बता देता हूँ कि एज ए बिगिनर ऐसे कोई तंजीम या ऐसे कोई लोग नहीं आते कि जो हेल्प कर सके, जो हम लोगों के हौसलों को उड़ान भर सके। तो जहाँ सारी चीज़ों की कमी थी हम लोगों के पास, वहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी हम लोगों के लिए। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है ना, जिससे आप जा सकेंगे, जिससे आपका एल्बम आगे बढ़ सकेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे पास या हमारे दोस्तों के पास जितना भी हम लोगों के पास कॉस्ट था, मनीज थे, पैसे थे, वो हम लोग आपस में इकट्ठा किए, उनसे जितना बना तो उसकी हम लोगों ने मतलब शूटिंग किया और उसमें जो खर्च हुए। इसके बाद बीच में एक ऐसा मौका आया जहाँ हम लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी, और बहुत वक्त हम लोगों ने इंतज़ार किया कि कोई फाइनेंसर कोई मिले। इस इंतज़ार में कि कोई मिले फाइनेंसर, तो हम लोग अपनी जो ये छूट गया है इसको हम लोग बढ़ा सके। बहुत से लोग पूछते रहते हैं आया क्यों नहीं, तो मैं उनको कैसे बताता भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हम लोग इस वजह से नहीं बना पा रहे हैं, बीच में छूट गया है। इंतज़ार किया हम लोगों ने, नहीं मिला, कोई भी फाइनेंसर नहीं मिला, और हम लोगों के पास इतना अफोर्ड भी नहीं था, और दोस्तों से मैं कितना कहता कि भाई अरेंज कर दो। तो इसकी वजह से हम लोग रुक गए 2 से 3 महीने, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम लोगों ने धीरे धीरे करके सॉल्व की, फिर से कलेक्ट किया पॉकेट मनी से। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब लगा कि हाँ अपना जो छोटा मोबाइल है या जो मोबाइल मेरे पास मैं उसको सेल कर दूँ, और उस मोबाइल को जो सेल कर दूँ तो उससे जो पैसा मिला मैं वीडियो कर लूँ। तो टीम ने समझाया कि ऐसा मत करो, इंशाल्लाह जहाँ इतना हुआ है वहाँ सब हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग रुक गए, फिर से मनी कलेक्ट किया, फिर पैसे इकट्ठा हुए, उसके हम लोगों ने कुछ शूटिंग की, और फिर भी कुछ छूट गया। तो बहरहाल जितना हम लोग छूट कर पाए उसका एक समरा, यूँ कह लीजिए कि उसका एक समरा आप लोगों के बीच में लाने जा रहा हूँ। तो आई होप कि अच्छा रिस्पांस आप सब देंगे।
आप एल्बम के ज़रिए व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? व्यूवर्स को बस यही मैसेज देना चाहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे भाई आप जब देखें इसको तो मैं बता दूँ, पहले ही बता दूँ कि एक गलतियों का एक पूरा भंडार है इसमें। अल्फाजों में कमी है, लिरिक्स में कमी है, तलफ़्फ़ुज़ एक वर्ड होता है उर्दू का उसमें कमी है, शूटिंग की लोकेशंस में कमी है, फ्रेम्स में कमी है, लाइट्स में कमी है, सारी चीज़ों में कमी है। ये सारी कमियां मैं अपनी खुद से बता रहा हूँ पहले कि ये हम लोगों ने कमी कर दी है। लेकिन मेरे भाई जब आप देखना तो बस इस नियत से देखना कि हाँ किसी एक छोटे से कस्बे का, किसी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का एक बंदा अकेले उठ करके इतना कुछ करने के लिए सक्षम है या इतना कुछ वो बना पा रहा है, तो इस नियत से देखें कि चलो बंदे ने पहली बार कुछ बनाया है। अगर हम इसकी हौसला अफजाई कर देंगे या इसके लिए दुआएं कर देंगे तो हो सकता है आगे बंदा हमको ऐसी सी चीज़ें दे सके या हम लोगों के लिए ऐसे ऐसे सॉन्ग्स कवर सके या ओरिजिनल अपने ARB ओरिजिनल्स ऐसे सॉन्ग ला सके जिसको देख करके एक लगे कि बंदा किसी छोटे लेवल पे नहीं है, अच्छा वर्क करेगा। एंड आई होप कि आप लोग अगर इस एल्बम को बहुत सारा प्यार अपनी दुआओं से नवाज देते हैं तो सेकंड जो एल्बम आएगा इंशाल्लाह उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आपकी सच्चाई को सलाम। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद योर फर्स्ट एल्बम मिस्टर वानिज़ा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूवर्स का जो वो एल्बम देखेंगे और जो इसके लिए वेट कर रहे हैं, जो हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले, जानने वाले तमाम फैंस, उन सभी को मेरा बहुत सलाम है। आप लोगों की वजह से ही मैं हूँ और आप लोग ही आगे बढ़ाएंगे और आप लोग के लिए बहुत सारे रमज़ान के बहुत सारी मुबारकबाद। इंशाल्लाह ये एल्बम आ रहा है, आप लोग ज़रूर देखें। रिलीजिंग डेट जल्द ही FB पे अनाउंसमेंट कर दी जाएगी या इंस्टा के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। एंड रमज़ान मुबारक की बहुत सारी मुबारकबाद आपको। इन स्टे सेफ, घर पे रहें, सेफ़ रहें और एल्बम को ज़रूर देखें। फिश फॉर ऑल सलाम।